हेलो स्टूडेंट्स, अब देखो अपने फाइनल की एमसीक्यू कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ की लास्ट क्लास लेते हैं। हमने लास्ट क्लास तक 22 केस स्टडी सॉल्व कर ली थी। अब नेक्स्ट 23 से 30 तक लेके इसका काम खत्म करते हैं। देखो, मैंने आपको शुरुआत से एक ही चीज़ समझाई है कि केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसका सबसे बेस्ट जो मुझे मेथड लगता है, पहले सारे फैक्ट्स को नोट डाउन कर लो। मतलब आपके जो रफ का पोर्शन आएगा उसमें उन फैक्ट्स को, जहाँ जहाँ डेटा काम का लग रहा है, फालतू में कंपनी वो बिजनेस करी है वगैरह वगैरह, इस दिन बनी, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो जो मेन डेटा का पोर्शन है वो रफ वाले में नोट कर लो, ठीक है। डेटा एक साथ आ गया नोट, फिर आप उसके क्वेश्चंस करोगे, बहुत स्पीडली हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट हम करते हैं 23। Mr. Shyam was removed from A Limited by the board in which he was serving as a managing director, a whole-time KMP, with the condition that he will get compensation for his early vacation of office. देखो, पहली बात तो डायरेक्टर कहते हैं इसमें रिमूव बोर्ड नहीं कर सकता, ये डिसीजन OR के रूप से होता है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 169। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता सेकेंड टर्म के लिए तो उसको SR से रिमूव करते, तो BOD ये डिसीजन नहीं ले सकता। खैर, the office of Mr. Shyam was vacated on 31/5/2020 and his original tenure of appointment with A Limited was up to 31/12/2022। मतलब इसका ऑफिस खाली कब हो गया? 31/5/20 और था कब तक? 31/12/2022। तो आपको चेक करना है कि श्याम का रिमाइंडिंग टर्म कितना है। ये रिमाइंडर टर्म कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। देखो, 31/5/2020 को उसने पोस्ट छोड़ दी, तो 2020 के कितने मंथ्स रह गए? 5 हटा दो 7, 21 पूरा, 7 + 12 19, फिर कहते हैं 22 पूरा, 19 + 12 31 मंथ्स। तो इसका रिमाइंडिंग टर्म है 31 मंथ्स। अब देखो सेक्शन 202 क्या कहता है, अगर किसी मैनेजरियल पर्सनल को, MD, WTD या मैनेजर को उसकी टर्म से पहले हटाते हैं तो ही विल, कहते हैं इसमें, एंटाइटल टू गेट कंपनसेशन। कितना? या तो उसका रिमाइंडर टर्म या एवरेज रेम्युनरेशन ऑफ, कहते हैं इसमें 3 ईयर्स, विच एवर इज लेस। तो 3 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं? 36 वर्सेस 31 लेस क्या हुआ? 31। तो इसको कितना कंपनसेशन मिलेगा? 31 मंथ्स का। अब 18-19 में इसको 55 लाख दिए गए, 19-20 में 62, 2020-21 में 13 लाख, अप टू 31/5/20, क्योंकि फिर तो उसकी पोस्ट खाली होगी। अब जो 202 है वो एवरेज रेम्युनरेशन की बात करता है। तो एवरेज में देखो, अगर यहाँ पूरा कंप्लीट ईयर होता तो सीधा अपन इसको डिवाइड करके, कहते हैं इसमें, मतलब इसको ऐड करके 3 से डिवाइड करते, फिर 12 से डिवाइड कर लेते। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो 55, 62, 13, पहले तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। कितना हुआ? 5 2 7 7 3 0 5 6 11, मतलब ये हो गया 1,30,00,000, क्योंकि लैक्स में ना, तो 50 अपन ने और ऐड कर दिए। 1,30,00,000 डिवाइडेड बाय करो 26। अब आप सोचोगे सर 26 कैसे लाए? 12 मंथ्स ये, 12 मंथ्स ये, 2 मंथ्स ये, क्योंकि 2020-21 में 31/5, मतलब 31 मई को तो उसने छोड़ दिया, तो 2 ही तो महीने हुए। तो आपका जो अमाउंट है 26/5 130 तो होता है, हाँ 5 लाख। तो 5 लाख उसका एवरेज आ गया। अब 5 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 31 मंथ से, तो 530 जा मतलब 1,50,00,000 और 5 लाख ऑफ 1.55 करोड़, ये इसको कंपनसेशन मिल जाएगा। हमने 2 फॉर्मूले लगाए सेक्शन 202 के, दो नहीं। एक तो इसका रिमाइंडर टर्म 31 मंथ्स कैलकुलेट कर लिया वर्सेस 36 मंथ्स, विच एवरेज लेस, मतलब 31 मंथ्स। दूसरा कहते हैं इसमें एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज में अपने पास फुल 3 ईयर्स नहीं है, इसमें 3 ईयर्स के कुछ पार्ट है, तो हमने उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया, तो टोटल को डिवाइडेड बाय मंथ्स बना दिया। तो जो अमाउंट आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 31 से, तो 1.55 करोड़ का उसे कंपनसेशन मिलेगा। द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन, मतलब ए लिमिटेड जिसमें ये था, तो ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसकी पेड अप कैपिटल है 1000 लाख। देखो लाख है
इसको आप ऐसे ध्यान रखो 10 करोड़। $10 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3.5 करोड़, 0.5 करोड़। इसने देखो अमाउंट में लॉन्ग टर्म लोन लिया है, फंडेड इंटरेस्ट लोन, पेबल आफ्टर 1 ईयर, वर्किंग कैपिटल लोन, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ये पक्का इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करवाएगा क्योंकि ये सारे फिगर्स उसी के हैं। तो इफेक्टिव कैपिटल की कैलकुलेशन में पेड अप कैपिटल ली जाती है, शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं ली जाती क्योंकि शेयर एप्लीकेशन मनी और जो शेयर्स पे एडवांस मिला वो कभी इफेक्टिव कैपिटल का पार्ट नहीं होता। फिर जनरल रिजर्व्स लेते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व कभी काउंट नहीं होते, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लेना है, लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, ये सब प्लस वाले ले रहा हूं, ठीक है। फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन, देखो अगर ये 1 ईयर से पहले का होता तो इसको काउंट नहीं करते, वो शॉर्ट टर्म में चला जाता, तो इसको भी लेंगे। फिर वर्किंग कैपिटल लोन नहीं लेना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट लेना है लेकिन माइनस में, ऊपर वाले प्लस थे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, ये भी माइनस में। तो अब अपने पास देखो इफेक्टिव कैपिटल कितनी आएगी। ऊपर तो अपन ने कर लिया 1 करोड़ 55 लाख, 10 करोड़ लेंगे, 5 करोड़ लेंगे मतलब 15 करोड़, फिर 3 करोड़ लेंगे मतलब 18 करोड़, फिर 4 करोड़ लेंगे मतलब 22 करोड़, फिर 1 करोड़ लेंगे, राइट का मार्क कर दिया 23 करोड़। इसको लेना नहीं, लेस ये कर दिया, तो आपकी इफेक्टिव कैपिटल कितनी हो गई, ₹19 करोड़। सब एड लेस करने के बाद अपनी इफेक्टिव कैपिटल ये आ गई। ये एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ केस स्टडी तो बहुत अच्छी है, कुछ टाइम पास किया इसे ने। मिस्टर तुषार वाज अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड ऑन 31/7/2020 एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मिस्टर श्याम। देखो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अगर उसकी पोस्ट खाली हो जाती है तो उसको विद इन 6 मंथ्स में फिल कर देना चाहिए। ये कौन सा सेक्शन था, 196(4)(5) कुछ होगा, मतलब विद इन 6 मंथ्स में उसकी वैकेंसी फिल हो जानी चाहिए। अब खाली कब हुई थी, 31 मई 2020 प्लस करे 6 मंथ्स तो 30/11/2020 तक उसकी वैकेंसी फिल हो जानी चाहिए थी। आपने कर दी 31/7/2020, बहुत खुशी की बात है। द कंपनी डिसाइडेड टू पे रेम्यूनरेशन टू मिस्टर तुषार एज पर सेक्शन 197। उसको आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो। देखो डीएनएस अलाउंस रेम्यूनरेशन का पार्ट होता है, हाउस रेंट अलाउंस ये भी पार्ट होता है, कंट्रीब्यूशन टू एन्युटी फंड ये रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होता, शेड्यूल 5 आप चेक कर लेना। रीएम्बर्समेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ये भी पार्ट माना जाता है। एडिशनल रेम्यूनरेशन इसमें कुछ गिवन है, अभी रीड करेंगे। सिटिंग फीस पेबल फॉर अ बोर्ड मीटिंग 1 लाख। इसने टोटल बोर्ड मीटिंग अटेंड की है 4, मतलब इसको सिटिंग फीस टोटल कितनी मिल जाएगी, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 4 लाख। रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड बाय हिम इन कैपेसिटी ऑफ कंसल्टेंट, ऑल्सो ही possess requisite qualification for the same as opined by the nomination and remuneration committee। देखो जो डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दिया जाता है 197 क्लॉज 4 उसमें इंक्लूसिव सिटिंग फीस होती है, अदर परक्विजिट्स होते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर वो सर्विसेज रेंडर करा तो उसको काउंट नहीं किया जाता, मतलब एक तरीके से ये रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब इसको टोटल कहते हैं, इसमें क्या अमाउंट मिलेगा। हमने अभी इफेक्टिव कैपिटल कितनी निकाली, 19 करोड़, सही है। तो इसका मतलब इफेक्टिव कैपिटल जो अपना स्लैब है, क्योंकि यहाँ कहीं प्रॉफिट तो गिवन था नहीं, तो स्लैब के अकॉर्डिंग इफेक्टिव कैपिटल कौन सा स्लैब, माई सेकंड, क्योंकि ये लेस देन कहते हैं इसमें 5 करोड़ नहीं है, ये अबव 5 करोड़ है बट लेस देन 100 करोड़ है। तो अगर इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ है और लेस देन कहते हैं 100 करोड़ होती है तो हम 84 लाख पर एनम रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। अब इसके सर्विस के मंथ्स देखो कितने हैं, 31/7/20 को अपॉइंट किया, मतलब एक तरह से इसको तो काउंट ही मत करो जुलाई तक, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स काउंट नहीं होंगे, बचे कितने मंथ्स, 8 मंथ्स के बिया पर 84 लाख आप कहते हैं इसमें पर एनम दे रहे हो,
सही है। तो 84 लाख अगर हम पर एनम कहते हैं इसमें गिवन करेंगे तो उसको कितना मंथली मिलेगा, 7 लाख। तो 7 लाख मल्टीप्लाई बाय कहते हैं इसमें आप क्या करो 8 मंथ्स, तो 56 लाख तो वहां से आ गए। फिर डीएनएस अलाउंस ऐड कर लेते हैं, चलो 56 प्लस 7 कितना हो गया 63। फिर हाउस रेंट अलाउंस ऐड कर लेते हैं 63 प्लस 5 68। कंट्रीब्यूशन टू एन्युटी फंड ये काउंट नहीं होगा। रीएम्बर्समेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ये काउंट होगा। हमने कितना ले लिया 56 63 68 4 72 और 4 बोर्ड मीटिंग के 76 लाख। अब कहते हैं इसमें एडिशनल रेमुनरेशन पर मंथ, तो कितना महीने काम किया उसने 8 मंथ्स 16 लाख और ये ले लो। तो ये टोटल अमाउंट अगर देखा जाए तो आपका कहां पर कहते हैं इसमें पहुंच जाएगा 94 लाख के आसपास। ठीक है, इतना अमाउंट इसको मिल रहा है। चलो, वन ऑफ द मेंबर ऑफ ए लिमिटेड मिस्टर जे वांटेड टू इंस्पेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंटर्ड इनटू बाय ए लिमिटेड विद मिस्टर तुषार बट मिस्टर जे वाज डिनाइड कि सर आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि राइटिंग में नहीं है। अरे सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में नहीं है तो आप उसके रिटर्न मेमोरेंडम बनाते ना, मेंबर्स एविडेंस तो चेक करेंगे। चलो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू मिस्टर श्याम इज एंटाइटल फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था 1.55 करोड़। द इफेक्टिव कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड ये भी कैलकुलेट कर ली थी 19 करोड़। The maximum amount that can be paid to Mr. Tushar as per provisions of Companies Act for the FY 2021 shall be। देखो, इसमें से जो अपन ने कैलकुलेशन की थी वो एक भी फिगर नहीं है। तो मेरा मानना है जैसे आईसीए ने कॉरिजेंडम में इस बार कुछ गलतियां सुधारी है, अगली बार भी उसको सुधारना चाहिए। तो मैं इस डेटा के आंसर से एग्रीड नहीं हूं, तो इसको छोड़ रहा हूं। For removal of Mr. Shyam, which type of resolution was required to be passed and what was the last date till which Mr. Tushar should have been appointed अगर उसको आपने 31/7/2020 को अपॉइंट नहीं किया। देखो, इसमें दो चीजें हैं, एक आईसीए ने गलत आंसर दिया और दूसरी सही है। गलत आंसर क्या दिया है, इसने कहा है कि सर डायरेक्टर को बोर्ड रेजोल्यूशन से रिमूव करो। आप सेक्शन 169 रीड कर लेना, डायरेक्टर किससे रिमूव होता है, ओआर से, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। बोर्ड की औकात नहीं है। डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं, मेंबर्स। तो उसको रिमूव कौन करेंगे, मेंबर्स कहते हैं इसमें रिमूव करेंगे। इवन जो एमडीडब्ल्यूटीडी और का अपॉइंट बीओडी ने कर दिया तो उसकी रेटिफिकेशन किससे लेते हैं, मेंबर से। तो अगर आईसीए केवल अपॉइंटमेंट के बिहाफ पर कि बीओडी ने अपॉइंट किया है वैकेंसी को फिल करने के लिए तो बीओडी रिमूव कर सकता है, वो उसकी समस्या है। मैं तो उसके फेवर में कहते हैं इसमें नहीं हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए। ये डेट मैंने आपको बता दी थी। वैकेंसी कब हुई थी, 31 मई 2020 जब अपन ने उसको हटाया था। विद इन 6 मंथ्स में फिल हो जानी चाहिए, तो 6 मंथ्स तो ये आ रहा है। तो आंसर सी होना चाहिए, आईसीए ने बी दिया है। तो मैं तो स्टिल देखो यहाँ पर सी के फेवर में हूँ। नेक्स्ट, वेदर कंपनीज कंटेंशन फॉर डिनाइंग इंस्पेक्शन टू मिस्टर जय वाज करेक्ट, इफ नॉट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेम। खुद नहीं आंसर दे दिया, इफ नॉट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज। अगर ये इफ यस होता तो कॉन्सिक्वेंसेज किस बात के आते, तो आंसर तो नॉट ही है। इनाम मिलेगा, मतलब आप डिफॉल्ट कर रहे हो उसके लिए आपके ऊपर कहते हैं पेनल्टी लगेगी। नॉट करेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस विद द मैनेजिंग डायरेक्टर शुड हैव बीन मेड इन राइटिंग एंड केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी ए लिमिटेड लायबल टू पे। देखो, शुड हैव बीन मेड इन राइटिंग ये गलत है। मे बी मेड इन राइटिंग और नहीं तो रिटन मेमोरेंडम, बाकी फाइन तो सही था, तो ये नहीं होगा। पार्सली करेक्ट कोई ऑप्शन नहीं होता लॉ में। नॉट करेक्ट, इफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इज नॉट इन राइटिंग देन अ रिटन मेमोरेंडम, ये आंसर आ जाएगा सी। दोनों डेटा ध्यान रखो, हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये खत्म। सी और डी जो ये 23.3 और 4 इसमें डेटा मैं तो नहीं मानता सही है। 82 लाख कहते हैं, इसमें बनाया कैसे आपने अमाउंट। 23.4 बोर्ड रेजोल्यूशन की जगह ऑन रेजोल्यूशन होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट लेते हैं। एनर्जी फूड एंड बेवरेजेस लिमिटेड EFBL हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट बीकाजी कामा प्लेस न्यू दिल्ली इज अ रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर। ये तो फालतू की बकवास है, मतलब ये अभी तक ध्यान रखना एक पब्लिक कंपनी है। चलो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ EFBL कॉम्प्राइजेस फॉलोइंग। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है, नॉर्मल भी है। टोटल कितने काउंट करना है, बस 1 2 प्रवीण कुमार MD था, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 और 2 8 ये और 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। चलो ठीक है।
मिस्टर अनिल कुमार वेल वर्स्ड इन लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर्स इज द कंपनी सेक्रेटरी, बहुत खुशी की बात है। द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ EFBL इन द प्रीवियस 4 फाइनेंशियल ईयर, ये आपको USD की ये कहते हैं इसमें इनकम हुई है, कोई दिक्कत नहीं। With a view to enhance the production of beverages, EFBL imported a machinery costing rupees 60 lakh from a reputed manufacturer of Singapore. अब देखो आपको क्लियर होना चाहिए कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता क्या है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लेते हैं, क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है वो क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अगर PRII की, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की, आउटसाइड द इंडिया एसेट्स एंड लायबिलिटी चेंज होती है तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। PRII इंडियन वाले की आउटसाइड द इंडिया एसेट्स एंड लायबिलिटी चेंज हुई है, इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी जैसे गारंटी और होती है। और अगर PROI है उसकी विद इन इंडिया एसेट्स एंड लायबिलिटी चेंज होती है तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं इसमें नहीं होगा, वो कौन सा ट्रांजैक्शन माना जाएगा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये डेटा है। फेमा कम बच्चे करते हैं, पर फेमा मेरे को तो अच्छा टॉपिक लगता है क्योंकि इलेक्टिव में फिर काम में आ जाता है। अब शॉर्ट टर्म की अगर बोरोइंग है तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होती। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितनी, अप टू 6 मंथ्स। अगर 6 मंथ्स तक की बोरोइंग है तो ये माना जाएगा आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटी चेंज नहीं हो रही। चलो, ये मशीनरी 60 लाख की परचेज कर रहा है कौन, EFBL इंडिया वाली दिल्ली की कंपनी थी, मतलब PRII। किससे खरीद रहा है, सिंगापुर वाले, मतलब आउटसाइड द इंडिया से। EFBL वाज रिक्वायर्ड टू रीपे द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इन 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। देखो ऐसे तो ये आपके ऊपर लोन हुआ क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है, पर कितनी है, 5, मतलब शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म वाला कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होता, और जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है फिर वो कौन सा ट्रांजैक्शन बन जाएगा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। The machinery was delivered and thereafter installed at the new factory site at Noida, UP. कोई बात नहीं। The company is proposing to incur an amount of USD 7,500 on advertisement in foreign print media. देखो फॉरेन प्रिंट मीडिया में $10,000 तक आप वैसे भी एक्सपेंडिचर कर सकते हो विदाउट अप्रूवल ऑफ एनी अथॉरिटी। लेकिन अगर आपको $10,000 से ज्यादा का एडवर्टीजमेंट करना है तो फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल। The company is also planning to donate $2 lakh to a technical institute established in Chicago at USA for conducting advanced research in the field of beverages. अगर कंपनी को अपनी ही फील्ड में रिसर्च करवानी है तो डोनेशन दे सकती है। कितना, या तो 1% ऑफ एवरेज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और $50 लाख, $50 लाख। ये तो गरीब अमाउंट दे रहे हैं, 2 लाख दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर जय दोषी अलॉन्ग विद हिज फैमिली हैड गॉन टू भूटान। भूटान और नेपाल में इंडियन करेंसी चलती है, ये ध्यान रखना। ऑन अ प्राइवेट विजिट while returning to India he brought with him RBI notes amounting to rupees 75,000 in denomination of 100। देखो अगर हम नेपाल या भूटान से अलावा कहीं जाएंगे तो वहां इंडियन रुपी नहीं चलेगा, तो वहां पर आपको अगर वापस लेके आना है तो केवल 25,000 रुपीज ही आप ला सकते हो, अदर देन नेपाल और भूटान। पर ये तो गया भूटान, वहां से तो कितना भी ला सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर समस्या क्या है कि जो पैसा आएगा वो केवल 100 रुपीज़ के डिनोमिनेशन में, मतलब आप 200 के कहते हैं इसमें डिनोमिनेशन में नहीं ला सकते, 500 के डिनोमिनेशन में नहीं ला सकते, 2000 के डिनोमिनेशन में नहीं ला सकते। मैं डेटा सारा सॉल्व करवाते चल रहा हूँ। मिस गीतिका देवी ऑफन विजिट हर सन स्वप्निल हु इज सेटल इन मिशिगन USA। USA के ज़्यादा ही भगत दिखते हैं। शी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम मिशिगन ऑन July 2, 2018, spent some time with her younger son Karthik and her mother in New Delhi and left India again on September 5, 18। देखो सबसे पहला ये जो मिस गीतिका है ये PROI वाले में डायरेक्टली तो नहीं आई, मतलब सेकंड और थर्ड लिम का तो इस पर कोई कनेक्शन नहीं है। कारण ये फॉरेन किसके लिए नहीं गई, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं गई, किसके लिए नहीं गई, बिजनेस या वोकेशन के लिए नहीं गई, किसके लिए नहीं गई, अनसर्टेन पीरियड के लिए नहीं। बेचारी के 2 बेटे हैं, एक इंडिया में और एक फॉरेन में सेटल है, कभी इंडिया में रहती है बेटे के पास, कभी फॉरेन में रहती है बेटे के पास, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लिम क्या कहती है, अगर आपको PRII बनना है
तो मोर देन 182 डेज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपको इंडिया में रिसाइड करना है, ठीक है। अब अपने पास ईयर कौन सा रहा है फाइनेंशियल ईयर, देखो 2018-19, तो ये इंडिया में कब आई, 2 जुलाई 18 को, कहां से, मिशिगन से। तो ये डेटा अपन लेते हैं, यही सॉल्व कर देंगे। 2 जुलाई 18 को वो इंडिया में थी, ठीक है। अपने यंगर सन कार्तिक के पास, और फिर वापस इंडिया से चली गई 5 जुलाई 18, मतलब 2 जुलाई से 4 सितंबर 18 को ये वापस चली गई। ये हम बात करें किसकी, 2018-19 वाले फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि इससे कंप्यूटेशन किसका होगा, 1920 का। सी कैम बैक टू इंडिया ऑन नवंबर 30, 2018, फिर आ गई, कोई बात नहीं, 30 नवंबर 18 को फिर से आई, फिर मिशिगन भाग गई 4 दिसंबर को, तो मतलब इंडिया में रही 3 दिसंबर 18 तक। चलो, टू गेट हर मेडिकली ट्रीटेड आफ्टर हर मदर रिकवर्ड फ्रॉम द, ये क्या लिखा है, एलमेंट सी वाज सफरिंग, मिस गीतिका देवी केम बैक टू इंडिया ऑन अप्रैल 25, 2019। फिर इंडिया में कब आई, अप्रैल 25, 2019। तो देखो, और फिर उसके बाद आज तक वो दिल्ली में ही है। चलो, 2018-19 वाले फाइनेंशियल ईयर में वो कितने दिन इंडिया में रुकी है, पहले आपको ये चेक करना है। तो 2 जुलाई से 4 सितंबर, जुलाई कितने का होता है, 31, सेकंड को काउंट करना है, मतलब 30 डेज जुलाई के आ गए, अगस्त के 31, 30 + 31 कितने हो गए, 61, और सितंबर के 4, मतलब यहाँ आ गए 65 डेज। फिर वो 30 नवंबर को आई और 3 दिसंबर तक रही, 30 नवंबर को आई और 3 दिसंबर फ्लाइट में आई गई है तो टोटल कितने डेज हो गए, 4 + 4 कर दो, ये आ गए 69 डेज, ये मोर देन 182 डेज नहीं है। तो 18-19 में वो केवल 69 डेज रही है, इसका मतलब वो 1920 के लिए PRII नहीं है। लेकिन जब वो वापस आई 25 अप्रैल 19 से और अभी तक इंडिया में ही है, तो ये मोर देन 182 डेज हो गया। तो 2020-21 में इसको क्या माना जाएगा, PRII। 2019-20 में ये PROI है और 2020-21 में PRII है। चलो, अब डेटा के भी यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। From the case scenario, it is evident that EFBL imported a machinery costing rupees 60 lakh from a reputed manufacturer, Singapore. 5, ये तो अपन सीधा भी सॉल्व कर सकते थे। आपको बताना है कौन सा अप्लाई होगा, क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, नो। क्या ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, यस। Import of machinery is a current account transaction since machinery shall be used in the production of sellable items like beverage, ना। Import of machinery is a current account transaction since a short term credit facility in the ordinary course of business was availed by EFBL, ये सही है, शॉर्ट टर्म दिया है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है नहीं, तो आंसर सी। According to the case scenario, Mr. Jay Doshi while returning to India brought with him 75,100 के डिनोमिनेशन में, ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर जय दोषी इज परमिटेड, सही है, आंसर ए। मिस्टर जय दोषी इज नॉट परमिटेड, देखो अगर नेपाल और भूटान नहीं होता ना तो फिर 25,000 लाते और उसमें डिनोमिनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये तो वैसे ही काम के नहीं है। इट इज नोटिस दैट फ्रॉम केस सिनेरियो मिस गीतिका देवी, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ EFBL, remained in India and also outside India on various dates. Which of the following options correctly determines her residential status? FEMA. अभी अपन ने देखा था 18-19 में वो केवल 69 डेज रही, तो मतलब 19-20 में वो PRII नहीं है। लेकिन फिर वो कहते हैं इसमें नेक्स्ट ईयर टिल डेट तक रही, तो वो आप PRII बन गई 2021 के लिए। तो 19-20 में नहीं और 2021 में है। रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉर 19-20 एंड ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया 2021, ये सही है आंसर। मिस गीतिका, ये तो दोनों में आउटसाइड द इंडिया बना दिया, दोनों में विद इन इंडिया बना दिया। ओहो, इसने उल्टा कर दिया, 19-20 में तो PRII बना दिया और 2021 में PRY, गलत, आंसर ए। Suppose EFBL is a public sector undertaking and it's desired to spend $7,500 for advertisement in foreign print media. Public sector undertaking को $10,000 तक तो वैसे अप्रूवल नहीं लेनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की।
तो अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल है। EFBL इज परमिटेड टू स्पेंड $7,500 फॉर एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया रिलेटिंग टू स्टेटेड पर्पज बट ओनली विद द प्रायर, नहीं अप्रूवल नहीं लेनी, 10,000 तक तो अप्रूवल लेनी नहीं, 7,000 तक परमिटेड है विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल, ये सही है बी। ये फिर कह रहा है अप्रूवल लेनी है, नहीं लेनी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की अप्रूवल लेनी है अगर वो 10,000 को क्रॉस करता $, गलत, बी नहीं चाहिए अप्रूवल। फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज एविडेंट दैट EFBL इज प्लानिंग टू डोनेट $2 lakh टू ए टेक्निकल, अभी आपको बताया था 50 लाख या 1% ऑफ एवरेज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर कर सकती है। EFBL is permitted to donate $2 lakh but only with the prior approval of RBI, चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सी आ गया। नेक्स्ट लेते हैं, ये तो आसान केस स्टडी आ गई। अब देखो फेमा डेटा है, मतलब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन डेटा आ गया, ECB फिर डेटा आ गया, रेजिडेंशियल स्टेटस फिर डेटा है। 4 टॉपिक पे तो सीधे सीधे डेटा के भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, बाकी अपील और तो वैसे भी आसान होती है। सिमरन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड SSSL सब्सिडरी ऑफ हार्दिक टेक इंडिया लिमिटेड, तो पहले तो ये रिलेशन ध्यान रखो, SSSL ये किसकी सब्सिडरी है, HTIL, ये सब्सिडरी कंपनी, ये इसकी कौन सी कंपनी हो गई, होल्डिंग कंपनी, सही है। अब ये लिस्टेड है, ये फिर अपने को ध्यान रखना है, और ये कौन सी आ गई, अनलिस्टेड है। अब इसकी पेड अप कैपिटल है 100 करोड़, ये 100 करोड़ वाली हो गई, और इसकी पेड अप कैपिटल है 150 करोड़, सही है। एन एप्लीकेशन इज मेड टू ट्रिब्यूनल टू द अमालगमेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी इनटू होल्डिंग कंपनी, मतलब लिस्टेड कंपनी जो सब्सिडरी वो मर्ज होगी किसमें, होल्डिंग कंपनी जो अनलिस्टेड है उसके अंदर, सही है। तो ये इतना सारा डेटा हो गया, आपने अमालगमेशन के लिए एप्लीकेशन दे दी NCLT 1, ये याद रखने की जरूरत नहीं, ये किसी काम का नहीं, बस ये डेटा समझ लेना। SSCL सब्सिडरी और लिस्टेड है, और इसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़, ये होल्डिंग है लेकिन अनलिस्टेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ मीटिंग वाज कॉल्ड इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, द नोटिस ऑफ सच मीटिंग वाज सेंट टू ऑल द क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एंड टू ऑल द मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर, सबको दिया इनके रजिस्टर्ड एड्रेस पर। अ कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑन क्रेडिटर्स KMP, ये सब बता दिया। मिस्टर मंजीत इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SSS लिमिटेड, वेयर एज मिस्टर राम इज अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ सेड कंपनी। देखो सब्सिडरी का अमालगमेशन किस में होगा, होल्डिंग में, तो इनकी तो जॉब गई। ड्यू टू अमालगमेशन ऑफ सिमरन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड इनटू हार्दिक टेक इंडिया लिमिटेड, मिस्टर मंजीत लॉस्ट हिज जॉब, मिस्टर राम वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन हार्दिक टेक इंडिया लिमिटेड, लेकिन वो उससे हैप्पी नहीं है। देखो आपको जॉब मिल गई, आप हैप्पी नहीं हो, ये आपकी समस्या है। अब आपका कंपनसेशन का राइट गया, तो मिस्टर राम का कंपनसेशन का राइट गया, लेकिन मिस्टर मंजीत का तो राइट बनता है। मिस्टर राम वाज टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन, ही वाज नॉट हैप्पी, ठीक है। मिस्टर रंजीत वाज अपॉइंटेड फॉर 5 years एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑन 21 अप्रैल 19, 5 years के लिए अपॉइंट किया था 21 अप्रैल 19, और अपने पास जो डेटा गिवन है, डेटा कहाँ गया, कोई डेट नहीं है, कोई बात नहीं। 21 अप्रैल 19 को इसको 5 years के लिए अपॉइंट किया, बस इतना ध्यान रखो। मिस्टर राम को अपॉइंट किया था 4 अप्रैल 18, देखो राम का तो कोई लॉजिक ही नहीं। मंजीत को कहते हैं इसमें कंपनसेशन मिलेगा, कंपनी दोनों को ही कंपनसेशन देना चाहती है, गलत, केवल मंजीत एंटाइटल है।
5% ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ सिमरन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट ऑफ द कंपनी। मतलब SSSL कोई होली ओन्ड सब्सिडरी तो है नहीं, तो मतलब दूसरे भी शेयर होल्डर है, वो कहते हैं सर हम तो इस स्कीम से बाहर निकलेंगे। They were not satisfied with the scheme of amalgamation with Harkik according to value of their shares, मतलब उनको कम मिल रहा है। SSSL कौन सी कंपनी है? लिस्टेड, तो वैल्यूएशन किसके अकॉर्डिंग आएगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर कम सेबी, दोनों के अकॉर्डिंग। सिमरन सॉफ्टवेयर लिमिटेड सबमिटेड टू द ट्रिब्यूनल डिटेल्स अबाउट अ पेंडिंग लीगल केस अगेंस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर मिस्टर मोहन। मिस्टर मोहन नालायक था, उसके अगेंस्ट में केस पेंडिंग था और मिस्टर मोहन के अगेंस्ट में केस फाइल करके कंपनी ने उसको जॉब से बाहर निकाल दिया। मिस्टर मोहन 447 फ्रॉड का, 452 का भी इनाम का हकदार है। मिस्टर मोहन की वजह से कंपनी को 20 लाख का नुकसान हो गया, ठीक है। मिस्टर मोहन का केस अभी पेंडिंग है। द ट्रांसफर कंपनी हैज कम्युनिकेटेड द सेम टू द ट्रांसफर कंपनी। ट्रांसफर कंपनी ने बता दिया देखो सर ये एक नालायक डायरेक्टर था, इसके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तब उसे कौन कंटिन्यू करेगी? ट्रांसफर कंपनी। द ट्रिब्यूनल आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ that the procedure specified in act has been followed sanctioned the scheme of amalgamation। कोई दिक्कत नहीं। डेट कौन सी थी? 22 जनवरी 2021, ये इफेक्टिव डेट है। द कंप्लीशन प्रोसेस विल टेक 1 ईयर फ्रॉम द इफेक्टिव डेट। लगना इतना था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि आपको ट्रांसफर की सारी अंडरटेकिंग किसकी मिल जाएगी? ट्रांसफर की, मतलब ट्रांसफर की सारी अंडरटेकिंग अब किसकी हो जाएगी? ट्रांसफर की। सब्सिडरी की सारी अंडरटेकिंग किसकी हो जाएगी? होल्डिंग की। इट वाज आल्सो हेल्ड बाय द ट्रिब्यूनल दैट व्हेन द ट्रांसफर कंपनी गेट्स डिसॉल्व द फीस इफ एनी पेड बाय ट्रांसफर कंपनी ऑन इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल वो एडजस्ट हो जाएगी, वो तो कोई बात नहीं है। अब देखो, द ट्रिब्यूनल डिसाइडेड दैट SSS लिमिटेड शुड पे इट्स 5% डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला ऑन द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। सही है। What is the basic criteria which should be considered while deciding the valuation of shares? देखो लिस्टेड कंपनी है सर SSSL, तो सेबी की गाइडलाइन फॉलो करनी है। The valuation of shares should not be less than the market price of share. The valuation of share should not be less than what has been specified by SEBI. SEBI वो क्या है? 26 कहते हैं, इसमें वेटेड एवरेज प्राइस फॉर्मूला होता है, वो SEBI ICDR में था, वो बेवकूफ इंस्टीट्यूट ने हटा दिया। आंसर भी हो गया। What will be the consequences of amalgamation of Simran Software Limited into Hardik Tech India Limited? देखो लिस्टेड कंपनी का अमालगमेशन मान के चलना, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा अनलिस्टेड में करवाएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में रूल क्या बताया था? वो स्टिल क्या मानी जाएगी? अनलिस्टेड, जब तक उसका मूड फिर से लिस्टेड होने का ना हो जाए। अमालगमेशन ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इनटू एन अनलिस्टेड कंपनी वुड इटसेल्फ कन्वर्ट द ट्रांसफर कंपनी इनटू अ लिस्टेड कंपनी। गलत, गलत। और पहली बात यहां पर देखो, ट्रांसफर वर्ड से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। ट्रांसफर तो खत्म हो रही है, अब ट्रांसफरी वर्ड होना चाहिए, तो ये ट्रांसफर वर्ड सब में गलत है, यहाँ ट्रांसफर लिखना, ठीक है। अमालगमेशन ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इनटू एन अनलिस्टेड कंपनी डज नॉट बाय इटसेल्फ कन्वर्ट द ट्रांसफर कंपनी इनटू अ लिस्टेड कंपनी, ये सही है, पर ट्रांसफर वर्ड को ट्रांसफर कर देना, तो बी आंसर हो गया। इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ कंपनी व्हेनेवर अमालगमेशन इज डन जब भी लिस्टेड अनलिस्टेड में अमालगमेशन होगा वो हमेशा लिस्टेड बन जाएगी, नहीं, बी आंसर सही है। 25.3 अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कंपनीज एक्ट 13 व्हाट इज द लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड ऑन द कंपनी विच इट हैज फॉलो अंटिल द कंप्लीशन ऑफ स्कीम। देखो जब तक ये स्कीम कंप्लीट नहीं होती है, रजिस्ट्रार को प्रैक्टिसिंग CA CS CMA के साइड से एक स्टेटमेंट जाएगा टू फाइल ए स्टेटमेंट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म with registrar certified by auditors, नहीं ऑडिटर्स नहीं आता, टू फाइल ए स्टेटमेंट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विद रजिस्ट्रार सर्टिफाइड बाय CA CS, ये सही है। बी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत वर्ड है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट फालतू ऐड कर दी, तो आंसर इसका बी हो गया। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, वो आप अमालगमेशन वाला जब कहते हैं इसमें चैप्टर 5 करोगे तो अपने आप समझ में आएंगे। 25.4 अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस कंपनीज एक्ट डू यू थिंक मिस्टर मंजीत एंड मिस्टर मोहन बोथ आर एलिजिबल फॉर रिसीविंग द कंपनसेशन? नो, ओनली मिस्टर मंजीत इज एलिजिबल। यहाँ मोहन वर्ड शायद गलत लिख दिया इन्होंने,
हाँ सब में देखो कहते हैं इसमें, या मोहन की जगह राम कर लेना वर्ड, ये मोहन वर्ड ये गलत ले आए गलती से। अरे मोहन तो नालायक था, उसको तो सजा मिलनी थी, कंपनसेशन किस बात का मिलेगा। तो आंसर बी, इसको भी करेक्ट कर लेना। छोटी मोटी गलतियां ऐसे के साइड से रहते हैं, फिर कॉरिजेंडम करके दूसरा लाएंगे, फिर सुधारेगी उनको। मिस्टर वॉन वाज सस्पेंडेड एज अ डायरेक्टर ऑफ सिमरन सॉफ्टवेयर लिमिटेड। हाउ विल द ऑनगोइंग अमालगमेशन ऑफ कंपनीज इंपैक्ट द पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट मोहन? ट्रांसफर ही कंटिन्यू करेगी। द केस विल बी कंटिन्यूड एज बिफोर बिटवीन मिस्टर मोहन एंड ट्रांसफर कंपनी। नहीं, ट्रांसफर कंपनी तो खत्म हो जाएगी, ट्रांसफरी कंपनी। द केस विल बी कंटिन्यूड एज बिफोर अगेंस्ट मिस्टर मोहन बट नॉट विद ट्रांसफर कंपनी बट विद ट्रांसफरी कंपनी। सही है ये तो। एज मिस्टर मोहन वाज अ डायरेक्टर इन ट्रांसफर कंपनी सो बाय द टाइम द केस इज नॉट फाइनली डिसाइड। गलत। द ऑनगोइंग प्रोसिक्यूशन ऑफ मिस्टर मोहन वुड नॉट अफेक्ट द अमालगमेशन ऑफ कंपनी। ये भी सही। सेकंड एंड फोर सही है। कहाँ है सेकंड एंड फोर? ये आंसर हो गया सी। ये अपनी एक और केस स्टडी खत्म। चलो, फॉर ए टेक ओवर ऑफ कंट्रोल ऑफ स्वाति इंटरनेशनल लिमिटेड, SIL by XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, ये कौन सी कंपनी है? ट्रांसफरर। ये कौन सी है? ट्रांसफरी। मतलब SIL का XYZ में कहते हैं, इसमें क्या हो रहा है, एक तरह से अमालगमेशन होगा, क्योंकि XYZ ने SYL को XYZ made an offer to the shareholders of Swati. मतलब XYZ Limited wants to purchase Swati International Limited, so it makes an offer to the shareholders of SYL Limited. वो ऑफर कब तक खुला रहना चाहिए? 4 मंथ्स तक के लिए। ठीक है, 4 मंथ्स में जो ऑफर खुला रहेगा, फिर 9/10 इन वैल्यू, मतलब 90% कम से कम उसके फेवर में होने चाहिए। जो बच गए उनका नाम क्या है? डिसेंटिंग। उनके लिए फिर से ऑफर कब तक खुलेगा? 2 मंथ्स के लिए। सही है, ये प्रोसेस है, 4 मंथ्स देन 2 मंथ्स। ये डेटा ध्यान में रखना। अब एक काम करते हैं, यहाँ तक तो अपन ने समझ लिया, एक बार कोशिश करते हैं इसको सीधा ही सॉल्व करें। एक डेटा और है, मनोज को कहते हैं लास्ट 5 ईयर्स में ये रेम्यूनरेशन दिया गया है 30, 35, 40, ये एवरेज आ गई कितनी? 35 लाख की, क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स का काउंट होता है। मिस्टर मनोज मैनेजिंग डायरेक्टर था स्वाति में, ट्रांसफर कंपनी में। मिस्टर मनोज को अपॉइंट किया था 15 अप्रैल 19, फिर ये अपॉइंट कर दिया 2 अप्रैल 24, नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो मतलब बेचारे को कहते हैं इसमें पूरे 5 ईयर्स का तो देंगे नहीं। हिज रिमेनिंग टर्म और एवरेज रेम्यूनरेशन ऑफ कहते हैं इसमें 3 ईयर्स, विच एवर इज लेस। तो यहाँ लेस कितना हो गया? 3 ईयर्स। अब यहाँ एवरेज अपन ने कितनी निकाली? 35 लाख। 35 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो मतलब उसको कितना कंपनसेशन मिल जाएगा? 1 करोड़ 5 लाख। मिस्टर मनोज टॉप इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड का भी कहते हैं डायरेक्टर है, जो एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका टर्नओवर 150 करोड़ है। द प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टॉप इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड इज गोइंग टू रिटायर विद नेक्स्ट 2 मंथ्स। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ मिस्टर मनोज इज नो मोर ए मैनेजिंग डायरेक्टर इन स्वाति इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, Top Electric decided to Mr. Manoj as a managing director of the company. The terms and condition as well as remuneration payable to Mr. Manoj appointment got approval of board but subject to approval of general meeting. Mr. Manoj को आपने फाइनली अपॉइंट कर दिया टॉप इलेक्ट्रिक लिमिटेड में एमडी के भी आपके, मतलब ये पहले स्वाति का था एमडी, अब किसका एमडी बन गया? टॉप इलेक्ट्रिक्स का। इंक्लूडिंग मिस्टर मनोज, नाउ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन टॉप इलेक्ट्रिक लिमिटेड इज 14 विद 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। टॉप इलेक्ट्रिक कौन सी कंपनी? अनलिस्टेड है क्या? अनलिस्टेड। अनलिस्टेड है तो 2 से काम हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम द कंपनी फेल्ड द नीड एंड डिसाइडेड टू रेज फंड्स। द कंपनी रेज फंड्स ऑफ 10 करोड़ बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक आफ्टर लिस्टिंग स्टॉक विद बीएसई। सर जी आप अनलिस्टेड थे तब तक आपके पास कहते हैं 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आप लिस्टेड बन गए हो तो आपके पास 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो भी फ्रैक्शन नंबर आएगा 1/3 में, एनी फ्रैक्शन नंबर, चाहे वो -0.50 है, उसको राउंड ऑफ करेंगे 1 पे। तो 14 का 1/3 कितना होता है? 4 पॉइंट कुछ, राउंड ऑफ करेंगे तो कितना? 5। इसके पास कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है? 2। कितने और चाहिए? 3। अब क्वेश्चंस करते हैं।
After the scheme is approved by majority shareholder, the dissenting shareholders replies awaited. कोई बात नहीं. As per the provisions of Companies Act, within how much time the company shall communicate to the dissenting shareholder of its intent to acquire their shares? 2 months. 2 months चेक करो. उत्तरी 2 months तो दो जगह है. At any time within 2 months after the expiry of 4 months period of open for offer, स्वाति इंटरनेशनल लिमिटेड shall give. नहीं, स्वाति नहीं देगी. जिसको खरीदना वो देगी. वो कौन थी? XYZ. तो ये XYZ. At any time within 2 months after the expiry of the 4 months period of open for offer, XYZ लिमिटेड. ये सही दिख रहा है. At any time within 4 months, 4 months गलत है, 3 months गलत. B, आंसर B हो गया. 2 months तक जो कंपनी खरीदना चाहती है, मतलब ट्रांसफरी कंपनी, वो ट्रांसफर कंपनी के डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को कहेगी सर कोई बात नहीं, आपने उस समय हाँ नहीं बोला ना 4 months में, अब हाँ बोल दो, 2 months का टाइम है. नेक्स्ट, स्वाति इंटरनेशनल नीड टू पार्क द फंड्स रिसीव फ्रॉम XYZ लिमिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट. रखना पड़ेगा. According to the provisions of Companies Act, within how many days the said fund should be dispersed? 60 days. जिस दिन dissenting shareholders कहेगा हाँ सर मुझे ऑफर एग्रीड है, उसके विदिन 60 डेज में आप उसको पेमेंट कर दोगे. ड्यू टू मर्जर इन द कंपनी मिस्टर मनोज लॉस्ट हिज जॉब. द कंपनी वांट्स टू कंपनसेट. काउंट कर लिया था हमने. 105 लाख, 1 करोड़ 5 लाख. ये रहा. मिस्टर मनोज अपॉइंटमेंट एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पासिंग अ रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग. According to the provisions of Companies Act, within how many days the return needs to be filed with the registrar in prescribed form? देखो prescribed form MR2 आता है शायद. हाँ, MR2 within 60 days. अच्छा, फॉर्म नंबर तो उन्होंने दिया नहीं, 60 डेज ले लेते हैं. टॉप इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हैज लिस्टेड इट्स स्टॉक with BSE. After becoming a listed company, what changes the company needs to make in board of director? 3 independent director और लाने हैं, क्योंकि 1/3 चाहिए. The company now needs to appoint 1 more independent director, 2 more independent director, 3. There is need to appoint any new independent director. सेंस ही नहीं है. आंसर C. चलो नेक्स्ट लेते हैं. Gentech Engineering and Consultancy Limited GCL having registered office in कोलकाता वेस्ट बंगाल. अब इसके 21% CG के पास है, काउंट होंगे. स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के पास है 23, 21 + 23 हो गए 44. नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड है गवर्नमेंट कंपनी. सेक्शन 2 क्लॉज 45 क्या कहता है? किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कब मानेंगे? इफ 51% और मोर पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय वन स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय अदर स्टेट गवर्नमेंट. क्या वहां कहीं पे भी गवर्नमेंट कंपनी वर्ड यूज में? नहीं. तो मतलब ये बेवकूफ बना रहा है. गवर्नमेंट के पास कितनी होल्डिंग है? 21 + 23, CG + SG मतलब 44. वो लेस देन 51% है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है. As GCL was interested in asserting the market value of its assets, it invited tenders and after through scrutiny it shortlisted the following registered valuer. Registered valuer section 247 and rules आ जाएंगे. Mr. Anant, he has set up his valuation practice in London for the last 5 years. नहीं. He came to visit India on 25th November 19 for a short span of around 1 month during which in terms of the tender submitted. नहीं सर. पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए. पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड द इंडिया रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बनता. तो मिस्टर अनंत का तो काम खत्म. आलोकनाथ, ही इज ए वैल्यूअर मेंबर ऑफ RVO, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इज वन ऑफ द पार्टनर ऑफ मेसर्स ALP एंड एसोसिएट्स, अ कोलकाता बेस्ड वैल्यूएशन फर्म. मिस्टर आलोकनाथ वाज गिवन सेकंड प्रेफरेंस बाय GACL अगर अनंत का रिफ्यूज हो गया. चलो ठीक है. मेसर्स MNC वैल्यूअर्स एंड एसोसिएट्स LLP, वो LLP है, उसके सारे पार्टनर्स वैल्यूअल मेंबर्स है. मतलब ये तो सही है, दोनों को ही कर सकते हैं. GCL होल्ड्स 15% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ प्रयास मार्केटिंग लिमिटेड. हाउएवर द रजिस्ट्रार हैविंग रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट PML कौन हुई? प्रयास मार्केटिंग लिमिटेड वाज नॉट कैरिंग ऑन ए बिजनेस और ऑपरेशन. तो इसने कहते हैं इसमें क्या किया, मान लिया कि इसका कोई बिजनेस नहीं, वो डोरमेंट कंपनी वाली सिचुएशन. After physical verification, registered office of PML, the registrar formed an opinion
कि इन एक्चुअलिटी वाज नॉट कैरिंग एनी बिजनेस, मतलब पीएमएल कोई वास्तव में बिजनेस नहीं कर रही. He issued a notice to the company and all of its director indicating his intention to remove the name of the company from the register of companies. अगर कोई explanation within 30 days में नहीं आया. देखो, स्ट्राइकिंग ऑफ रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी सेक्शन 248 से 252 का प्रोसीजर है. एक तो जब रजिस्ट्रार को लगता है कि आपके इनकॉर्पोरेशन से विद इन 1 ईयर में बिजनेस कमेंस नहीं हुआ, या फिर लास्ट बिजनेस कमेंस हो गया लेकिन लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से बिजनेस चल नहीं रहा, तो आपका नाम काट सकता है. दोनों चीजें. सेकेंड थिंग, आप खुद रजिस्ट्रार को अप्लाई कर सकते हो अपनी सारी लाइबिलिटीज खत्म करने के बाद, या तो एसआर पास करो या फिर 75% मेंबर्स कहते हैं कि आपका नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से हटा दिया जाए. वो 248 क्लॉज 2 है. अब अगर रजिस्ट्रार कहते हैं इसमें ऑर्डर देगा कि इस कंपनी का नाम कहते हैं स्ट्राइक ऑफ कर दो, तो 252 में विद इन 3 ईयर्स में आप किसको अप्लाई कर सकते हो? ट्रिब्यूनल को. ये मैंने आपको एक डेटा बता दिया. Since no cause to the contrary was shown by the company and its director, the registrar, after following the requisite procedure, removed the name of the company from register of companies, and a notice dated 30th-10-2020 to this effect was published in official gazette. 30th-10-2020. चलो. On publication of this notice in official gazette and also its placement on the official gazette of Ministry of Corporate Affairs, PML was dissolved. After dissolution as above, the PML effective from 30th-10-2020 under section 248, it ceased to operate as a company and certificate of incorporation was deemed to be cancelled. ठीक है, मतलब 30th-10-2020 डेट ध्यान रखनी है. From the case scenario, it is observed that the share of central government in paid up share capital of GECL is 21%. ये which of the following option is applicable in such a situation? वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है. ये गवर्नमेंट कंपनी है, गलत. ये कह रहा है गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये गलत है. कह रहा है 55%, ये कौन सी लिमिट आ गई? GECL इज ए गवर्नमेंट कंपनी, ये भी गलत है. GECL इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी क्योंकि CG और SG के पास 44% है, जो 51% से कम. D. Which one of the following option is applicable in case Mr. Anant was preferred to be given the valuation assignment of valuing the assets of GECL? अनंत कौन सा? सिंगापुर वाला, जो केवल इंडिया में 1 महीना आया. क्या दे सकता है? नो. Mr. Anant cannot act as a valuer being a person not resident in India. सही है. Mr. Anant cannot act as a valuer since process of valuation of goodwill is senseless. Mr. Anant can act as a valuer being a valuer member of registered valuer organization. गलत है, ये आंसर हो ही गया. Mr. Anant can act as a valuer, ये भी गलत है. एक्ट तो कर ही नहीं सकता. In case PML is agreed by the order of dated 30th-10-2020 of the register of companies, ठीक है, वो ट्रिब्यूनल को कब तक अपील फाइल करे? विद इन 3 ईयर्स. 3 ईयर्स कहाँ से? जिस दिन वो नोटिफिकेशन में या रजिस्ट्रार का ऑर्डर आया. विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, गलत है. 2 ईयर, गलत है. 3 ईयर्स सही है, जिस दिन रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दिया. 5 ईयर सेंसलेस. सी. 252 रीड कर लो. वैसे भी देखो गवर्नमेंट कंपनी पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, सब्जेक्टिव भी आता है, आजकल तो ऐसे ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं. Which one of the following option is applicable in case PML denies to discharge its liabilities and other obligation, contending that after dissolution it has ceased to operate? देखो, अगर आपका नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट में नेम आ भी जाता है कि आपका नेम स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है, तो इससे आपकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्टिल एसेट से आपको पे करनी पड़ेगी. द कंटेंशन ऑफ PML इज वैलिड, गलत. फिर वैलिड, फिर गलत. इनवैलिड सिंस द डिसोल्यूशन शैल नॉट अफेक्ट द रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट, ये सही है. 3 वैलिड और 1 नॉट वैलिड. सेलेक्ट द ऑड वन से भी आंसर वही बनता. सपोज PML ऑन इट्स ओन डिसाइड्स टू फाइल एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार फॉर रिमूवल ऑफ इट्स नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज. मैंने आपको क्या बताया था 248 क्लॉज 2 में? पहले सारी लाइबिलिटीज खत्म करो, या SR पास करो, या 75% की कंसेंट. अब उसको चेक करना है. नॉट परमिटेड, गलत. BOD नहीं करेगा, वो सारी लाइबिलिटीज खत्म करेगी बाय पासिंग एन ऑर्डर रेजोल्यूशन, गलत. PML आफ्टर एक्सटिंग्विश्ड ऑल इट्स लाइबिलिटी एंड बाय पासिंग SR और बाय ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ 75%, सही. D. चलो नेक्स्ट लेते हैं 28. कोई डेटा है क्या? बिनॉय 2010 में बनी 12 डायरेक्टर्स है, जिसमें मिस्टर सिंह एक MD है. पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप वाज प्रेजेंटेड है, डेटा है.
बिनॉय देखो 2010 में बनी, 12 डायरेक्टर्स है जिसमें से मिस्टर सिंह एक एमडी है। द पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप वाज प्रेजेंटेड बाय कॉन्ट्रीब्यूटरीज टू द ट्रिब्यूनल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड फ्रॉड कमिटेड बाय 2 ऑफ इट्स डायरेक्टर। ठीक है। मिस्टर रोहन एंड मिस्टर शरद आर सन्स ऑफ लेट मिस्टर राम हु डाइड 3 months ago. Mr. Ram held 500 shares the company for the past 4 years. देखो कॉन्ट्रीब्यूटरीज की जो डेफिनेशन है ना, उसमें साफ शब्दों में लिखा है उसके पास 6 मंथ्स तक शेयर्स होने चाहिए, चाहे खुद के पास, चाहे वो कहते हैं इसमें इनहेरिटेंस में, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो दोनों बंदे हैं मिस्टर रोहन एंड मिस्टर शरद, इनके पास तो 3 मंथ्स ही शेयर्स हैं, लेकिन उसके पिताजी के पास कितने थे? 4 ईयर्स तक। तो मतलब दोनों कौन बन गए? कॉन्ट्रीब्यूटरी। दे बोथ इनहेरिटेड शेयर्स, कोई बात नहीं। ट्रिब्यूनल ने वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दिया। ड्यू टू द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी द कंपनी डिसाइडेड टू कंपनसेट मिस्टर सिंह फॉर लॉस ऑफ हिज ऑफिस। देखो सेक्शन 202 में 3 to 4 टाइम क्वेश्चन आ गया, उसको केयरफुली रीड करो। कितना मिलना है वो बता चुका हूं, कब नहीं मिलेगा उसमें एक पॉइंट है। अगर कंपनी का वाइंडिंग अप का ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने दिया है तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अब कंपनी उसको क्या देना चाहती है? कंपनसेशन 1 साल का। क्या दे सकती है? अलाउड ही नहीं है। Next, as per provisions of Companies Act 13, the tribunal need to send an intimation of winding up to the liquidator and the registrar within a stipulated time mentioned in the act. ठीक है। So for the purpose of winding up of the company, the tribunal appointed a company liquidator, Mr. Dilip. कब किया? 21 दिसंबर 2020। मिस्टर दिलीप का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। लिक्विडेटर को अपॉइंटमेंट से विद इन 7 डेज में बताना होता है कि सर मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं। तो 21 दिसंबर मतलब 28 दिसंबर तक इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। इसने डिक्लेरेशन दे दिया। एज पर सेक्शन 281 ऑफ द कंपनीज एक्ट लिक्विडेटर ने रिपोर्ट दी है। ये तो फालतू है, ये डेटा किसी काम का नहीं है। While settling the list of contributors, the tribunal included every person who is or has been a member and shall be liable to। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटरी से पैसा लेंगे और जो लाइबिलिटीज है जैसे कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप है, डेब्ट्स है, उसको चुकाएंगे। आउट ऑफ टोटल 1000 मेंबर्स 500 मेंबर्स हैव पेड ओनली 50%, और जो बाकी बच गए, अच्छा 1000 मेंबर्स में से 500 मेंबर्स नहीं कहते इसमें क्या किया है? 50% पे किया है। अगर वो 50% और आ जाए तो कंपनी की सारी लाइबिलिटीज खत्म हो जाए। 2/3 ऑफ सच शेयर होल्डर पेड देयर रिमेनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर देयर कॉन्सिक्वेंटेड टू विच द रिमेनिंग 1/3 शेयर होल्डर्स। मतलब सेंस ये है कि हमें शेयर होल्डर से सारे पैसा नहीं चाहिए था। 2/3 ने अपना सारा दे दिया तो 1/3 ने सोचा जब सारा पैसा आ चुका है तो हम क्यों दें। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं, सबको देना पड़ेगा। कितने शेयर्स उससे फर्क नहीं पड़ता। बाद में उनके कॉन्ट्रीब्यूटरीज के राइट्स आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, किसको वापस मिलना है किसको नहीं, क्योंकि कुछ ने ज्यादा दिया है कुछ ने कम दिया है। मिस्टर रोहन एंड मिस्टर शरद बोथ साइन द पिटिशन ऑफ वाइंडिंग अप एज द कॉन्ट्रीब्यूटरीज। वेदर दे वर एलिजिबल टू साइन पिटिशन? यस, अपने पिताजी की वजह से हो गए। ये कह रहे केवल फुल्ली पेड अप शेयर्स होते तभी, गलत है। From the first day itself, when their names were registered as contributors, they have all the rights to be part of company's business. No. Mr. Rohan and Mr. Sharad were only eligible to sign the petition if they had held the shares in the name for at least 6 months. देखो, अगर इसके पिताजी वाला नहीं होता 4 years का कनेक्शन तो ये भी सही होता। Mr. Rohan and Sharad were eligible to sign the petition as the shares of which they are contributors have devolved upon them upon the death of a former holder, Mr. Ram. ये सही है क्योंकि वो पिताजी वाले 4 years काउंट हो जाएंगे। डू यू थिंक द अमाउंट पेड बाय 2/3 ऑफ 500 शेयर होल्डर्स विल एब्जॉल्व द रिमाइंडर? नो, नो केस। एवरी शेयर होल्डर बीइंग अ कंट्रीब्यूटर इज लायबल टू पे द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन हिज शेयर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज शेयर होल्डिंग। वो बाद में एडजस्ट करवा देंगे। मान लो ज्यादा आ भी गया ना पैसा तो किसने कितना पे किया, किसका कितना बनता है उसके रेशियो में वापस पे हो जाएगा, रीपे हो जाएगा। द कंपनी डिसाइडेड टू कंपनसेट द लॉस ऑफ मिस्टर सिंह। नहीं कर सकती, ट्रिब्यूनल ने वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया। ये कह रहा है कर सकती है? नहीं, नहीं कर सकती क्योंकि वाइंडिंग अप का ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने दिया, ये आंसर है। द कंपनी कैन गिव कंपनसेशन टू मिस्टर सिंह आफ्टर शेयर होल्डर? नहीं, शेयर होल्डर का कोई रोल ही नहीं है। द कंपनी कैन पे द कंपनसेशन टू मिस्टर सिंह ओनली इफ ही वाज इन्वॉल्व इन एनी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। क्यों देंगे जब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व है।
मिस्टर दिलीप हैड सम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब अपॉइंट कब किया? 21 को, विद इन 7 डेज, मतलब 28 दिसंबर तक उसको बताना है। तो ये ए आंसर। व्हाट इज द रोल ऑफ रजिस्ट्रार ऑन रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी? देखो, जब ये वाइंडिंग अप का ऑर्डर मिलेगा रजिस्ट्रार को, क्योंकि अपन रजिस्ट्रार को भी इंटीमेट करते हैं, लिक्विडेटर को भी इंटीमेट करते हैं, तो रजिस्ट्रार एक तो ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगा, और अगर ये कंपनी लिस्टेड होती तो उन स्टॉक एक्सचेंज को भी बता देगा कि सर अब इस कंपनी का वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो चुका है। तो ऑफिशियल गजट कहाँ है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये रहा सी। वाइंडिंग अप भी बहुत सारे बच्चे छोड़ते ही हैं टॉपिक, मेरे को तो समझ में नहीं आता। फेमा छोड़ देते हैं, इकोनॉमिक लॉ भी बहुत कम बच्चे करते हैं, वाइंडिंग अप छोड़ देते हैं, फिर केवल डायरेक्टर्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा फॉरेन कंपनी, मिसलेनियस, छोटे छोटे चैप्टर। 50% कोर्स करके नंबर कहाँ से आएंगे? कम से कम 70% कोर्स तो करके जाओ। खैर, मिस्टर सिंह खुराना ढिल्लोन आर बेस्ट फ्रेंड। मिस्टर सिंह ये कर रहा, वो कर रहा, कोई काम का नहीं है। द 3 बेस्ट फ्रेंड इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी कॉल्ड मेहता ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन तीनों फ्रेंड्स ने मिलाई। कौन सी कंपनी? प्राइवेट। आफ्टर 2 years ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मिस्टर रावत शोन्ड इंटरेस्ट इन द कंपनी। मिस्टर रावत वाज वन ऑफ द एस्टीम्ड, और उसने 5% शेयर्स ले लिए। पहले 3 मेंबर्स थे, अब कितने हो गए? 4। चलो, तो 95% शेयर्स किसके पास है? खुराना सिंह ढिल्लो, और 5% रावत के पास। देर आफ्टर द ईयर अ कंपनी कॉल्ड जगत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, एक पब्लिक कंपनी, उसने 70% शेयर्स ले लिए मेहता ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के। तो मतलब पब्लिक कंपनी के पास 70 आ गए, बाकियों के पास कितने बच गए? 30। तो इन सब के पास 30 है। मिस्टर रावत हैड सम सीरियस किडनी इश्यूज एंड डॉक्टर हैड एडवाइस हिम फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। पैसा लगना था, यूएसए जा रहा है, 5% शेयर्स बेच दिए। तो 5% और किसने खरीद लिए? इसी जगत ने, जिसने 70 खरीदे। तो इसके पास 75, रावत की मेंबरशिप खत्म, बाकियों के पास कितने रह गए? 25। Gradually, the shareholding of JEL in Mehta Auto India Private Limited increased to 92% by various agreements. 92%, मतलब अब वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को परचेज कर सकती है, क्योंकि इसके पास किसी कॉन्सर्ट एग्रीमेंट और के बिया पर अगर 90% या उससे ज़्यादा शेयर्स आ जाते हैं तो 236 कहता है वो रिमेनिंग भी खरीद सकती है। चलो, एज अ रिजल्ट JEL had upper hand in running the affairs of the company, due to which the day-to-day affairs of the company got affected a great extent. Mr. Khurana Singh and Dhillo decided to file an application for operation and mismanagement in the company. देखो, कंपनी में टोटल मेंबर्स कहते हैं इसमें हुए 5 थे, एक चला गया रावत, बचे कितने? 4। तो 244 की एप्लीकेशन कौन दे सकता है? बताओ। 100 मेंबर्स, या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, या जिनके पास कहते हैं इशूड कैपिटल का 1/10 हो। तो 100 मेंबर्स तो थे ही नहीं यहाँ पे, इशूड कैपिटल का कनेक्शन ही है, बचा 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। टोटल मेंबर्स कहते हैं इसमें है कितने? 4। 4 का 1/10 कितना होता है? 0.4, एक मान लो, यहाँ तो 3 अप्लाई कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन तो सही है। Later on, JEL wanted to execute an agreement with Mr. Khurana Singh Dhillo for buying their remaining shares. Pursuant to this, JEL had sent a notice to Mr. Khurana, Mr. Singh and Dhillo to sell their shares on a sale consideration rather than an agreed price. मतलब कह रही है सर बेच दो अपने शेयर्स। As there was no response, JEL ने एक और कहते लेटर भेजा पिटिशनर्स को, कॉलिंग अपॉन सर फिर से कहा सेल कर दो, जो CA ने वैल्यूएशन किया उस पर। Thereafter, JEL issued a notice to Mehta Auto Private Limited for purchasing the minority shareholding as per section 236. देखो, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास चॉइस है कि वो अपने शेयर्स टेंडर करें या नहीं करें। Mehta Auto Private Limited gave notice to Mr. Khurana Singh and Mr. Dhillo asking them to deliver their shares within 21 days. However, Mr. Khurana Singh Dhillo refused to transfer. फिर मना कर दिया। अरे 8% रख के क्या करोगे? 92 वाले ज़्यादा कहते हैं, वोटिंग वाले हैं। Mehta Auto Private Limited cancel the shares held by Mr. Khurana, Mr. Singh कर सकती है। Mr. Singh's wife, Mr. Usha Singh owns a finance company called Singh Finance Company. मतलब मिस्टर सिंह जो एक मेंबर था उसकी वाइफ के पास एक कंपनी है। द टर्न ऑफ द कंपनी इज 5 करोड़। मिस्टर सिंह इज ऑल्सो डायरेक्टर इन मिसेस सिंग्स कंपनी, कोई बात नहीं। द सोल पर्पज ऑफ द कंपनी इज टू गिव लोन टू अदर कंपनीज एंड कॉर्पोरेट हाउसेज फॉर बिजनेस पर्पज। अ कंपनी कॉल्ड मैसर्स चरणजीत
एंड सन्स टुक ₹5 लाख फ्रॉम सिंह फाइनेंस कंपनी, उसने लिया आउट ऑफ द सेड लोन ऑफ 5 लाख। इसने कौन सी कंपनी बनाई? फाइनेंस कंपनी, सिंह फाइनेंस कंपनी, ठीक है। कंपनी कॉल्ड मेसर्स सरनजीत एंड सन्स टुक ₹5 लाख फ्रॉम सिंह फाइनेंस कंपनी, उसने लोन लिया आउट ऑफ द सेड लोन ऑफ 5 लाख, 3 लाख रीपेड कर दिया, आउटस्टैंडिंग रह गया 2 लाख, 5 में से इतना, कोई बात नहीं। इन्वेस्टिगेशन वाज कंडक्टेड इनटू द अफेयर्स ऑफ चरण सिंह एंड सन्स एज इट केम टू द नॉलेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बिजनेस फ्रॉडुलेंट मैनर में चल रहा है। सिंह फाइनेंस कंपनी एंड अदर company called Arpita Traders decided to file an application to tribunal to impose restriction on the company which is likely to transfer its assets in a manner that will prejudicially affect their interest। कर सकते हैं। सिंह फाइनेंस कंपनी इज सिक्योर क्रेडिटर, अच्छा, वेयर अर्पिता अनसिक्योर्ड नहीं कर सकता, सिक्योर क्रेडिटर ही अप्लाई करेगा। मिस्टर खुराना सन मिस्टर ऋतिक इज वर्किंग एज ए CFO इन XYZ कंपनी फॉर लास्ट 2 years। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया XYZ के अफेयर्स के लिए ऑन इंटीमेशन ऑफ ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय कंपनी। मतलब कंपनी खुद ही कह रही है कि सर हमारे अफेयर्स को कहते हैं इंस्पेक्ट करो, तो 210 में ये भी होता है। द मेन एम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज टू ऑब्टेन एनी एविडेंस ऑफ फैक्ट्स रिगार्ड एनी माल प्रैक्टिस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ये तो कुछ ज़्यादा ही थ्योरी हो गई, क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर खुराना सिंह एंड ढिल्लो हैड फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अंडर सेक्शन 244। क्या ट्रिब्यूनल उसकी एप्लीकेशन एंटरटेन करेगी? यस। ये गलत है, ये बी आंसर। 244 वाला डेटा मैंने आपको बता दिया था, वो 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर। JEL sent notice under section 236 clause 1 of the Companies Act 2013 to Mr. Khurana Singh Dhillon to sell their shares। Do you think the minority shareholder in such a case are liable to do so? नहीं, उनको चॉइस दी है कि वो चाहे तो कर भी सकते हैं और नहीं भी। यस गलत है, नो गलत है, यस यस, नो सही है। नो बिकॉज इट इज ऑप्शनल फॉर देम। 236 पढ़ लो ना, ऑप्शनल है, करे तो करे नहीं तो ना करे। मेहता ऑटो प्राइवेट लिमिटेड हैज कैंसिल्ड द शेयर्स हेल्ड बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। वेदर सच कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स बाय मेहता लिमिटेड कैन बी कंसिडर्ड एज वैलिड। देखो सीधा कैंसिलेशन इन्होंने कहा है कि गलत है, 3 years आगे ना तो आंसर तो नो है, सेलेक्ट द ऑड वन। ये मेरी पुरानी थ्योरी है। मतलब उनके पास चॉइस है, आप सीधा कैंसिल क्यों कर रहे हो? वो चाहे तो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। सिंह फाइनेंस कंपनी एंड अर्पिता ट्रेडर्स वर रिव्यू ऑफ द चरण सिंह इज लाइकली एज बीइंग द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी वेदर दे आर एलिजिबल टू फाइल। नहीं, सिक्योर्ड क्रेडिटर करेगा, अनसिक्योर्ड नहीं। सिक्योर्ड कौन था? सिंह। ये कह रहा है दोनों, गलत है। Only Singh Finance Company is eligible। The investigation being pending, XYZ company wants to discharge Mr. Hrithik from his duty। क्या वो किसी एम्प्लॉय को ऐसे हटा सकती है? नहीं, बिना ट्रिब्यूनल की परमिशन के नहीं। The company cannot discharge Mr. Hrithik till the ongoing investigation। The company shall seek approval of tribunal। ये रहा बी, उसे ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेनी है। बी आंसर, देख लो बी। अब लेते हैं अपनी लास्ट केस स्टडी, जिससे इन MCQs बेस्ड केस स्टडीज़ का काम अपना ख़त्म हो जाएगा। देखो केस स्टडी में क्या है, चैप्टर 5 का बहुत रोल दिया है, चैप्टर 4 का भी दिया है, वो हम इतना पढ़ते हैं नहीं, तो आपको थोड़ा सा उस समय बोर्डम वाली सिचुएशन लगती है, पढ़ना पड़ेगा बेटा, कोई ऑप्शन ही नहीं, ना मेरे पास है ना आपके पास। वी हैव टू डू दिस। और इसको करते ही आप CA बन के कमाना चालू कर दोगे। CA थोड़ी नॉलेज वाला है तो आज के टाइम में 12 to 15 लाख आराम से कमाता है, थोड़ी नॉलेज वाला है। बिल्कुल नॉलेज नहीं, केवल डिग्री है, उसका तो गॉड जाने क्या होगा। मुंबई बेस्ड विशाखा टूर्स एंड ट्रेवल्स लिमिटेड VTTL इज अ पार्ट ऑफ न्यू जनरेशन टूर ऑपरेशन। ये फालतू। देर आर 4 more directors who took internal affairs। The first 3 directors वल्लभ, विभोर एंड सपना, 12 years का एक्सपीरियंस है, ये काम का नहीं है। डेटा लेंगे सीधा हम। दे हैज़ प्रोवाइडेड द टूरिंग सर्विसेज, ये भी काम का नहीं है। बेस्ट प्राइस ग्रांटेड। अकॉर्डिंग टू द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ VTTL एज ऑन 31 March 2020 was 6 करोड़, ठीक है। रिजर्व है 2.50 करोड़, ठीक है। टर्नओवर है 55 करोड़। पेड अप कैपिटल 6 करोड़, रिजर्व है 2.50 करोड़, टर्नओवर है 55 करोड़।
As the company had surplus fund, Vallabh thought of investing rupees 50 lakhs in equity shares of reputed companies as a part of investment plan. सर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी. बोर्ड मीटिंग बुलाई विच वाज अटेंडेड बाय 5 डायरेक्टर्स, हाउएवर ओनली 3 डायरेक्टर्स. नहीं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यूनानिमस कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स आनी चाहिए थी. नहीं आ रही तो फिर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लो. तो 5 में से 3 है तो ये वैलिड नहीं है. Vallabh and Vibhov were keen to diversify the activities of the company into certain other areas as well. They were of the opinion to buy a big plot of land in Lonavala and construct a theme park for fun and frolic of weekend getaways. ये तो फालतू दिख रहा है. It was supposed to provide all amenities, 5 acres of water park, 2 roller coasters, 50 other attractions. Their aim was to ensure that the guests enjoy. ये काम का नहीं लग रहा. To deliberate on the basis, VTTL also called a board meeting on 10 September 2020 at 3 p.m. ठीक है. However, no business could be undertaken for want of quorum. तो मीटिंग एडजॉन हो जाएगी. कब बुलाई? 10th को. एडजॉन कब हो जाएगी? नेक्स्ट वीक, सेम टाइम एंड प्लेस, जो पब्लिक हॉलीडे नहीं हो, मतलब 17 दिसंबर. ठीक है. In the above case scenario, one of director Vallabh want to invest surplus fund of company 50 लाख किसी दूसरी कंपनी में. 5 में से 3 ने परमिशन दी, क्या वो वैलिड है? नहीं, सबकी आनी चाहिए थी कंसेंट. VTL कैन गो एट, नो. VTL कैन नॉट इन्वेस्ट फंड, ऑल द 5 डायरेक्टर्स डिड नॉट एग्री, ये सही है बी. VTTL कैन नॉट इन्वेस्ट फंड सिंस द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 7 डायरेक्टर्स मस्ट स्टैंड, ये कोई ज़रूरी नहीं है. VTL कैन नॉट इन्वेस्ट फंड्स अमाउंटिंग टू 50 लाख सिंस द इन्वेस्टिंग प्लान डज नॉट रिसीव कंसेंट ऑफ 3/4 मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स. 3/4 मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कोई फॉर्मूला ही नहीं होता. From the case scenario, it is evident that VTTL called a board meeting 10 September. quorum नहीं आया, तो अब आपको बताना है कि कौन सी डेट को मीटिंग एडजॉन हो जाएगी. 10 + 7 17. 17 चेक कर लो बस. 13, 15, 17, 20, 17. C आंसर. The case scenario does not speak about the appointment of any independent director. Which one of the following option indicates the number of independent directors? देखो इसकी पेड अप कैपिटल कितनी थी? 6 करोड़. फ्रीजर्स का कोई लेना देना नहीं है. टर्नओवर कितना था? 55 करोड़. क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है? नहीं. लिस्टेड कंपनी है, थी नहीं. तो रिक्वायर्ड 1 2 नॉट रिक्वायर्ड, इसको जरूरत ही नहीं है. सी. फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज द वन विच इंडिकेट्स द मैक्सिमम अमाउंट विच VTTL कैन इन्वेस्ट फॉर एक्वायरिंग बाय वे ऑफ परचेज द सिक्योरिटी ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विदाउट पासिंग अ SR. VTTL can invest maximum up to 6 crore for acquiring by way of purchase the securities of any other body corporate. नहीं. VTL can invest maximum up to 5.95 crore for acquiring by way of purchase the securities. नहीं. VTTL can invest 3.6. देखो 186 क्लॉज 2 क्या कहता है कि सर आप 60% कर सकते हो. 60% आपको किसका काउंट करना है? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स. पेड अप कैपिटल कितनी थी? 6 करोड़. फ्री रिजर्व्स कितने थे? 2.50 करोड़. 8.50 का 60% निकाल लो. $8.50 60 डिवाइडेड बाय 100 5.1 आ गया. तो 5.1 का है ये आपका आंसर. ये अपने केस स्टडी सिनेरियोस देखो यहाँ पर ख़त्म. अच्छे टॉपिक्स हैं, हालांकि इससे बेटर मैं इंटर की केस स्टडीज़ मानता हूँ. उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, इनमें इतनी कैलकुलेशन नहीं है, इसमें थ्योरी का वॉल्यूम ज़्यादा है. पर कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है फिर आप उनको करोगे तो अच्छी लगेगी. वरना बोर्डम थ्योरी को बोलते ही हैं. मेरा मानता है वो गलत अप्रोच है. हमेशा अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर ये पोर्शन ख़त्म. आपको मैंने कहा था यूट्यूब चैनल VSI का सब्सक्राइब कर लो, ये टेलीग्राम वाला चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट जब MTP RTP आए तो उसकी इंटीमेशन आपको पहले से हो. देख लो आप. ठीक है.